आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस को कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द मेनिंजेस होती हैं, ठीक है। तो इन मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब 3 तरह की होती है। अब मेनिंजेस के अंदर आपको ये भी पता है कि CSF होता है, तो दोनों के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, जो मेन इसकी 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव, ठीक है। इन्फेक्टिव मीन कि कोई भी पैथोजन इन्वॉल्व होगा, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है, कोई भी पैथोजन इन्वॉल्व हो सकता है। और नॉन इन्फेक्टिव की 2 कॉजेज़ होती हैं, आइदर इट कैन बी मैलिग्नेंट ट्यूमर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ब्रोंकियल कैंसर, और इन्फ्लेमेटरी कोई भी कॉज हो सकती है लाइक SLE या सार्कोडोसिस, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ये इन्फेक्टिव में बैक्टीरियल और वायरल इन दोनों को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक हम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल हो सकता है और वायरल। सबसे पहले हम बैक्टीरियल को डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, एज वाइज जो है ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। लाइक जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, मैं आपको 2-3 नाम बताऊंगी सिर्फ। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 2 मंथ तक जो बच्चे होते हैं, पैदा होते साथ 2 मंथ तक, उनके अंदर अगर मेनिंजाइटिस है तो वो ई कोलाई की वजह से हो रहा है। और अगर कोई पूछे कि दूसरा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो न्यूनेट्स के अंदर करवाता है मेनिंजाइटिस, तो वो होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया नहीं है, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकल एग्लेक्टिकाई, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया नहीं कहना, इसको एज इट इज़ लिखना है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिका। तो ये इसका पूरा नाम है। तो न्यूनेट्स के अंदर 2 महीने तक ई कोलाई की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्री स्कूल चाइल्ड, या जिनको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड के अंदर भी बच्चे को कह सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 साल तक स्कूल जाने से पहले अगर उसके अंदर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो एज इन्फ्लुएंजा की वजह से होगा, ठीक है। और अगर बड़ा बच्चा है, ठीक है, 2 साल के बाद, और एडल्ट्स के अंदर ये यूजुअली 21 ईयर्स तक जो एडल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रेप्टोकोकस एंड एज इन्फ्लुएंजा। एक मज़े की बात यह है कि जो प्री स्कूल चाइल्ड और जो ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स हैं ना, इन दोनों के अंदर 3 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, एज इन्फ्लुएंजा। सिर्फ सीक्वेंस डिफरेंट है, ये प्रेफरेंस एज वाइज चेंज हो जाती है। प्री स्कूल के अंदर एज इन्फ्लुएंसी, ठीक है, और निसेरिया मेनिंजाइटिस लीस्ट कॉमन कॉज है प्री स्कूल चाइल्ड के अंदर, और एडल्ट्स या ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर निसेरिया मेनिंजाइटिस। और जो 50 साल से बड़े लोग होते हैं उनके अंदर स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। तो अब 4 पैथोजेंस हैं सिर्फ न्यूनेट्स के अंदर हमारे पास, ई कोलाई, ठीक है। प्री स्कूल चाइल्ड के अंदर हमारे पास एच इन्फ्लुएंजी, स्कूल चाइल्ड या एडल्ट्स जिनको हम कहते हैं उनके अंदर निसेरिया मेनिंजाइटिस, और इसके अलावा एल्डर्स के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, ठीक है। तो ये 4 ऑर्गेनिजम्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इसके अलावा लिस्टेरिया सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स में और बच्चों के अंदर। अच्छा, लिस्टेरिया के बारे में एक मज़े की बात कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज के ऊपर ये इन्वॉल्व होता है, ये करता है, ठीक है। मीन्स के 50 साल से बड़े और जो छोटे न्यू नेट्स होते हैं ना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन न्यू नेट्स के अंदर भी लिस्टेरिया की वजह से होता है। और लिस्टेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस एम्पीसिलिन। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट जब हम करें तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लिनिकली इन पेशेंट्स में क्या होता है, देखो, इनमें फीवर होगा और हेडेक होगा, इनकी नेक बहुत ज़्यादा रिजिड होगी, वॉमिटिंग इनकी प्रोजेक्टाइल, ठीक है, काफ़ी दूर जाके यहाँ पे इनकी वॉमिट जाके गिरेगी। और इसके अलावा इनका मेंटल स्टेटस कि मुझे क्या हुआ है, मतलब उसको कुछ पता नहीं होता, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती है। तो 3 आपने मेन याद रखनी है, फीवर, हेडेक, नेक रिजिडिटी। तो 3 होती हैं इनकी नेक रिजिड, और 2 फीवर और हेडेक हेड से रिलेटेड होती हैं। साइंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। नकल रिजिडिटी हम कहते हैं कि ये जो नेक की रिजिडिटी है ना, नकल बेसिकली ये हम लोग कहते हैं कि जो स्पाइन की फ्लेक्शन है ना, ये नेक की जो फ्लेक्शन है उसमें रेजिस्टेंस होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नकल रिजिडिटी। इसके अलावा इनके अंदर रैश भी हो सकते हैं, मैक्युलोपैपुलर रैश पूरी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी। मेन 2 बातें, ब्रुडजिंस्की साइन क्या कहता है कि फ्लेक्शन ऑफ नेक कॉज फ्लेक्शन ऑफ लेग,
इस लाइन को बुक्स में बहुत मुश्किल वर्डिंग में भी लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये पेशेंट, सपोज ये एक पेशेंट है, ठीक है, वो लेटा हुआ है इस तरह से। अब अगर उसकी नेक को फ्लेक्स करेंगे तो उसकी लेग भी साथ फ्लेक्स हो जाएगी। ये एक रिफ्लेक्स होता है इनके अंदर, उसको हम कहते हैं ब्रुजेंस्की साइन। दूसरा होता है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन कि अगर एक पेशेंट की ये लेग को हमने फ्लेक्स कर दिया तो इसकी एक्सटेंशन के अंदर बहुत मसला होता है, रेजिस्टेंस होती है, तो इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द नी एट सुपाइन पोजीशन, लेटे हुए, ठीक है, अगर जिस तरह से इस तरह से लेट जाते हैं, तो अगर इस तरह से लेटे हुए ये पेशेंट अपनी लेग को एक्सटेंड करने की कोशिश करे तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है, इसको हम कहते हैं कर्निंग साइन। उसके बाद है जॉल्ट टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है कि मतलब जिस तरह से हम सर हिलाते हैं, अगर हमसे कोई हमारा मतलब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम यूँ सर हिला के कहते हैं ना यस सर, बिल्कुल अगर उस तरह से बहुत तेज़ी से मतलब 1 सेकंड के अंदर कुछ 3 से 4 दफ़ा अगर यूँ ज़ोर ज़ोर से सर हिलाए तो इन पेशेंट में बहुत सवेयर हेडेक होता है, ठीक है। आप करके देख लो, इस तरह यस सर करते हैं, थोड़ा सा सर हिलाते हैं और अगर ज़ोर ज़ोर से जो सर हिलाए तो जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर हेडेक वर्स हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड जॉल्ट टेस्ट। अब इसको एग्ज़ामिन हम करते हैं, एलपी करते हैं, ठीक है। एलपी बेसिकली हम लोग करते हैं लंबर जो रीजन है ना L3 to L5, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है लेकिन CSF रहता है, वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो ये यूजुअली L3 से L5 के लेवल तक हम एलपी करेंगे, ठीक है। एलपी से हम लोग क्या करेंगे, CSF निकाल लेंगे। CSF अब हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल में आपने CSF के अंदर कुछ फाइंडिंग्स हैं वो याद रखनी है। एक तो उनके अंदर सेल्स कौन से हैं, उनके अंदर ग्लूकोज कितना है और प्रोटीन्स कितनी है। तो सेल्स यूजुअली बैक्टीरियल के अंदर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ग्लूकोज इनके अंदर लो होती है, प्रोटीन्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हाई होता है। तो ये एक फाइंडिंग्स हैं जो हमें CSF के ऊपर मिलती हैं, ठीक है। CSF अब हम कब नहीं करते, जब प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, या कोई ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। अब उस CSF को हम लोगों ने ये तो उसका एग्ज़ामिन किया, उसके बाद उस CSF को कल्चर करके देखेंगे उसमें कोई पैथोजन तो नहीं है। दूसरा हमने ब्लड का सैंपल लिया, एक हमने CSF का सैंपल ले लिया, उसका एग्ज़ामिन और कल्चर। ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड की एग्ज़ामिन और कल्चर किया। एक्सरे करेंगे टू रूल आउट TB एंड निमोनिया। और CT स्कैन ये इम्पॉर्टेंट है, ये तब करते हैं जब न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाएं या सीजर्स लगना शुरू हो जाए, मेनिंजाइटिस के पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाएं, ठीक है, या फिर परसिस्टेंट एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स आ रही हैं तो फिर CT स्कैन करते हैं। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक तो CSF की एग्ज़ामिनेशन की, उसकी हम लोगों ने एग्ज़ामिनेशन प्लस कल्चर, ब्लड की एग्ज़ामिनेशन प्लस कल्चर की, और इसके अलावा हमने क्या किया, CT स्कैन किया। CT स्कैन एंड पे रखना है, अगर ये फाइंडिंग सारी एबनॉर्मल है तो उस केस में करते हैं। और कुछ ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है, काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, LPAs, लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट, एलाइजा और CSF लैक्टेट लेवल, ठीक है। उसके अलावा ग्राम स्टेन भी करते हैं। तो अभी तक हमने 3 टेस्ट पढ़े, CT स्कैन, CSF, ब्लड और रैपिड टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट हम लोग करने हैं। अब ये मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए कि बैक्टीरियल के अंदर क्या क्या होता है। एक तो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, ग्लूकोज कम होता है, प्रोटीन हाई होता है और ग्राम स्टेन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट में अब हम लोग सबसे पहले, एक पेशेंट आया, उसके सर में दर्द था, ठीक है, उसको बुखार भी और साथ गर्दन अकड़ी हुई है। तो अब टेस्ट अगर हम भेजेंगे, CSF को कल्चर करवाएंगे, एग्ज़ामिन करवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस दौरान हम लोग इनिशियल अपनी जो एम्पिरिक थेरेपी है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एम्पिरिक थेरेपी में हम सेफोटेक्साइम के साथ वेनको ऐड कर देंगे और स्टीरॉइड्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 हम लोगों ने 3 ड्रग्स जो है ना वो ज़रूर देनी है इन पेशेंट्स को, ठीक है। अब जब और साथ में अगर पेशेंट को कोई रैश है तो बेंजाइल पेनिसिलिन ऐड करेंगे, कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है तो क्लोरमफेनिकॉल प्लस वेनको ऐड करेंगे, और लिस्टेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज़ एम्पिसिलिन, ठीक है। तो अब उसके बाद जब आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे टेस्ट के, फिर हम इन एंटीबायोटिक को चेंज भी कर सकते हैं। तो रैश के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन, एनाफाइलेक्सिस के लिए क्लोरमफेनिकॉल, लिस्टेरिया के लिए एम्पिसिलिन, और ये वाली एम्पिरिक थेरेपी है। अच्छा, अब इसकी DD क्या क्या हो सकती है। ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो अब इसकी DD में टॉप पे ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक या वायरल मेनिंजाइटिस,
ब्रेन कोई एब्सेस हो जाए उसमें भी फीवर और ये इरिटेशन हो सकती है मेनिंजियल, ब्रेन ट्यूमर या फिर सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत सारी जो नर्व्स वगैरह पड़ी होती हैं, वेंट्रिकल्स पड़े होते हैं, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। डेफनेस हो सकती है, हाइड्रोकेफलस, सेरिब्रल एडीमा, सबड्यूरल इफ्यूजन और शॉक। ठीक है। प्रिवेंशन ये इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन अब दो तरह की होती है, एक होती है ये एंटीबायोटिक प्रिवेंशन। ठीक है, ये हो गई एंटीबायोटिक प्रिवेंशन। दूसरी होती है वैक्सीनेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन में अब किस किस की वैक्सीनेशन करवाते हैं हम? वैक्सीनेशन हम करवाते हैं नीमोकोकस की। ठीक है। इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजी की। ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन करवाते हैं। इट मीन्स कि प्रिवेंशन एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस भी और वैक्सीनेशन दोनों के ज़रिए होती है। अब वायरल के अंदर क्या क्या होता है? वायरल में मेन एक आपने 2-3 वायरसेस कर लेने और इनकी CSF फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस के अंदर आपने एक चीज़ याद रखना है, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर फ्लूइड होता है। इसके अंदर ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। बैक्टीरियल में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं या मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। इसमें प्रोटीन्स और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। उसमें प्रोटीन्स हाई थी, ग्लूकोज लो था। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है और प्राइमरी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने में और मेनिंजाइटिस कॉज करने में एटलीस्ट 4 मंथ लगते हैं। तो ये 4 मंथ के बाद होता है। यूजुअली तकरीबन 6 मंथ्स के बाद जो है ना इसकी पीक मतलब अगर एक बच्चे के अंदर इन्फेक्शन है तो वो 6 मंथ्स के बाद होती है। ठीक है, लेकिन 4 से पहले बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इसकी भी 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 के अंदर नॉन स्पेसिफिक साइंस, स्टेज 2 के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से आपको पता है ब्रुडजेंस्की साइन, फ्लेक्शन ऑफ नेक कॉज फ्लेक्शन ऑफ लेग, कर्निंग साइन की एक्सटेंशन ऑफ लेग इज़ डिफ़िकल्ट, एक्सुडेट जो होता है ना बेस ऑफ ब्रेन के नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है पीछे ये ब्रेन स्टेम शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे सारी की सारी नर्व्स क्रेनियल निकल रही होती हैं। तो बेसिकली अगर बेस ऑफ ब्रेन के ऊपर एक्सुडेट पस इकट्ठी हो जाए तो उसकी वजह से एब्ड्यूसेंट नर्व इन्वॉल्व होगी और फेशियल नर्व मोस्ट कॉमनली। एब्ड्यूसेंट नर्व की वजह से स्क्विंट और फेशियल नर्व की वजह से फेशियल पाल्सी होती है। और तीसरा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफलस होता है। और इंटीरियर फॉन्टनेल, ये जो बच्चे के हैं ना इस तरह से जो इंटीरियर फॉन्टनेल है ये बल्ज कर जाता है और ये जो आपको पता है यहाँ सूचर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक क्रैकपॉट साइन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेज 2 के अंदर होती हैं। स्टेज 3 के अंदर पेशेंट कोमा में चला जाता है या उसका पैरालिसिस हो जाता है, हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया हो जाता है। इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं? इससे बेसिकली ESR रेज जो होता है, ब्लड एग्जामिनेशन एक तो हम करेंगे। ठीक है, 2-3 मैं आपको बता देती हूँ। एक हमने ब्लड का करना है। ठीक है, दूसरा हमने CSF का करना है, तीसरा हमने एक्सरे करना है। ठीक है, और चौथा हमने CT स्कैन और फंडोस्कोपी करनी है। ठीक है, तो अब ब्लड के अंदर ESR रेस्ट, चेस्ट एक्सरे पे ये 3 फाइंडिंग्स होती हैं। तो ये फाइंडिंग्स भी पूछ लेते होते हैं। हाइलर एडिनोपैथी, पैच ऑफ निमोनिया बिकॉज TB की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के लिए मिलिट्री TB के भी साइंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है, LP के ऊपर अब ये वाले साइंस हमें पता होने चाहिए कि इसका कलर हेज़ी या स्ट्रॉ कलर होता है और लिम्फोसाइट्स इसके अंदर होते हैं, बिल्कुल बैक्टीरियल की तरह ही है। उसके अंदर भी लिम्फोसाइट्स से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स इसके अंदर भी हैं, लेकिन इनके अंदर उसका नंबर बहुत कम है। वहाँ पे अगर 10,000 तक थे तो यहाँ पे 500 तक है, मीन इतना नंबर कम है। यहाँ पे भी सेम प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होगी, ग्लूकोज कम होगा। सेम टू सेम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरह ही होता है इसके अंदर भी। लिम्फ नोड बायोप्सी कर सकते हैं, फंडोस्कोपी और CT स्कैन। ट्रीटमेंट अब इसका TB वाला ही हम देंगे। TB के अंदर आपको पता है जो जो ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाजिड देते थे। ठीक है, दिस इज ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस। रिफेम्पिसिन देते हैं, पायराजीनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथेम्ब्यूटोल। तो ये सारी वही वाली ड्रग्स देंगे। एक एक साइड इफ़ेक्ट सबका पता होना चाहिए कि आइसोनियाजिड इट कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोपैथी। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पायरोडॉक्सिन साथ ऐड करते हैं। रिफेम्पिसिन ऑरेंज कलर यूरिन को देता है। ठीक है, पायराजीनामाइड कॉज गाउट, स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी, इथेम्ब्यूटोल आइज़ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, ये ईयर को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और ये गाउट जोड़ों को इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ हम लोग ये एंटी-TB ड्रग प्लस स्टीरॉयड प्लस एंटीपायरेटिक फॉर फीवर और फीड देनी है उसको NG के थ्रू
और इसके साथ फिनोबार्बिटल हमने देना है टू प्रिवेंट द सीजर्स। ठीक है, तो ट्यूबरकुलस इसके सबके अंदर मेन साइंस वही चीज़ें ही हैं, ब्रुडजिंस्की हो गया, कर्निंग साइन, फीवर, हेडेक, और वो सारे के सारे साइंस सबके अंदर कॉमन है। इसके अंदर मेन जो है ना वो नर्व्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्रैकपॉट साइन का पता होना चाहिए। इसके अलावा ये फाइंडिंग्स आपको CSF की ज़रूर पता होनी चाहिए। एंटी TB ड्रग्स के साथ यहाँ पे स्टीरॉयड, एंटीपायरेटिक और फिनोबार्बिटल ऐड करेंगे। ठीक है।